वेलकम टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। जैसा हमने वादा किया था कि हम लोग जीआईसी और एलटी ग्रेड की इतनी भी वैकेंसीज है, मैक्सिमम सब्जेक्ट का हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी वीडियो सही हो सारी हमारे पास आज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज से हमारे सारे बैचेस सारी सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम शुरू हो चुके हैं, तो आप इंजॉय करते रहिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम आइडिया क्लासेस में मैंने आपको बोला था कि आपको इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है। आपको हम बताएंगे, प्रीमियम वाले ग्रुप में जोड़ देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें सारी प्रिपरेशंस के मटेरियल मिलेंगे। जितने भी नोट्स हैं वो बनी बनाई सारी पीडीएफ होंगी, और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगी। जो बच्चे हम लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो जानते हैं कि हमारे जितने भी शॉर्ट नोट्स होते हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। तो हमारे शॉर्ट नोट्स काफ़ी हम मंथन करके बनाते हैं, काफ़ी कुछ सोच विचार के बनाते हैं, और काफ़ी बुक्स के रिव्यू करके बनाते हैं, ताकि कोशिश की जाती है कि हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो 3 से 4 पेज के ही रहते हैं, और उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस फंस जाएं। इस तरह से हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं। हम सबसे पहले केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं जीआईसी के लिए, वो हमारे ना सिर्फ जीआईसी के लिए है बल्कि यूपी पीजीटी, केवीएस और आपका DSSB, यूपी पीएससी और एनवीएस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो प्रिपरेशंस हैं, हम सबसे पहले उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के कंटेनिंग है, सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। हम लोग पहले इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर देखेंगे, और ऑर्गेनिक फिर एक साथ हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे हमें इसमें इफेक्टिव रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आप लोगों में से, वो सब के सब आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, जितने भी लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा आप पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड भी कर चुके होंगे। बहुत से आप में से टीचर्स होंगे, तो आप ये बात जानते हैं कि जो ये चैप्टर हम लोग ले रहे हैं वो काफ़ी मार्क्स के हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो आपका ये पेपर करवाया जा रहा है वो यूपी पीएससी के थ्रू करवाया जा रहा है। तो यूपी पीएससी से जितने भी क्वेश्चन है, तो लेवल ऑब्वियसली अच्छा रहने वाला है, उसी लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी पीएससी में, जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और जितने आपके पीसीएस के लेवल के क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, और आपके जितना भी अप लेवल हो सकता है, जीडीसी हो गया, जैसे कि आप अगली एग्जाम पेपर को जब आप देखोगे सारे क्वेश्चन जो हम लोग लेके आए हैं, तो वो क्वेश्चंस के लेवल इसी तरीके से रहने वाले हैं, और इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग सवाल देखते हैं। सवालों के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन देने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे को, आप में से किसी को डाउट है, तो आप कमेंट हमें सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम उस कमेंट को लेकर उसको सोल्व करने की आपके लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल है, हम लोग देख लेते हैं। इस श्रेणी में, इस सीरीज में हमारे पास सबसे पहला सवाल है, हमने बाइलिंगुअल में लिया है। तो आप में से वैसे तो पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी हैं वो सब इंग्लिश में तैयारी कर रहे होंगे। आप में से मैक्सिमम टीचिंग भी होंगे, जो प्राइवेट जॉब में टीचिंग कर रहे होंगे, या कुछ गवर्नमेंट जॉब या बेसिक्स में होंगे और वो आगे प्रमोट होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैक्सिमम तो वैसे इंग्लिश में है, लेकिन हमने बाइलिंगुअल में लिया हुआ है कि ताकि हर बच्चा और हर आप में से इसको समझ पाए दोनों लैंग्वेज के लिए। तो जो भी आपको बढ़िया समझ में आती है आप देख सकते हो। द ऑर्बिटल विद 2 रेडियल एंड 2 एंगुलर नोड। तो सबसे पहले इसने पूछा हुआ है कि दो, ऐसा बताना है हमें इनमें से कौन सा ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके बाद 2 रेडियल नोड है और 2 एंगुलर नोड है। सबसे पहले तो सवाल ये है कि अ नोड होता ही क्या है, क्या चीज है नोड। तो मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा भी है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मिला जुला क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया गया है। तो आपको मालूम है कि नोड होता क्या है। जब हम लोग एटम्स की शेप्स को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऐसा एक स्थान, ऐसी एक जगह, ऐसा एक प्लेस एटम के स्ट्रक्चर में कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना 0 होती है। मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं नोड बोलते हैं। इसको हमने बताया था कि वेव फंक्शंस के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। सब लोगों ने पढ़ा होगा वेव फंक्शंस को। तो वेव फंक्शन और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं, उसमें नोड का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि भाई एटम है, तो एटम्स में अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऑब्वियसली।
इलेक्ट्रॉन जिस जगह रहेंगे वो किस तरह से घूमते हैं, किस तरह से रोटेट करते हैं, आपने देखा है। लेकिन ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बहुत कम हो, तो वहां पर उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको हम नोड कहते हैं। नोड दो टाइप के होते हैं, एक है रेडियल नोड और एक है एंगुलर नोड। थोड़ा और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर कि असल में रेडियल नोड होता क्या है। आपको ये चीजें अपनी कॉपी में नोट करते चलनी है, इससे कंसेप्ट से रिलेटेड यही क्वेश्चंस और यही कंसेप्ट आपके पास आएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लगातार ये क्लास लेते हो तो। रेडियल नोड का पहला पॉइंट ही हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ही हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर जो लिखा है स्फेरिकल सरफेस अराउंड द न्यूक्लियस, कि जो स्फेरिकल सरफेस होती है न्यूक्लियस के अराउंड में, वो आपके पास कहलाता है रेडियल नोड। और जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां नहीं मिलेगा और स्फेरिकल होना चाहिए, तो वो रेडियल नोड है। ऐसे ही सेम एंगुलर भी है, जहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन को 0 है, लेकिन वो जगह कैसी होगी, वो फ्लैट प्लेन होगा और कोन्स अराउंड द न्यूक्लियस, और कोन्स टाइप में होगा। क्या मतलब है कोन्स टाइप में, जरा आप इस चीजों को देखिए। मैंने एक डी ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंगली आपको दिखाया गया है। मैंने दिखाया एक आपको एक्स वाई ऑर्बिटल, एक एक्स जेड ऑर्बिटल, और एक दिखाई है मैंने जेड स्क्वायर ऑर्बिटल मैंने आपको दिखाई गई है, जो आप ये ऑर्बिटल को देख रहे हैं। तो आपने देख रहे हो जो ये स्फेरिकल है, आपको दिख रहा है, मैं एक में दिखाता हूं आपको। ये जो स्फेरिकल दिख रही है इस जगह, तो ये स्फेरिकल जो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के ढूंढने की संभावना नहीं है, वो क्या कहलाएगा, आपका रेडियल नोड कहलाएगा। और ये जो फ्लैटेंड सरफेस आपको दिख रही है, ये फ्लैटेंड दिख रही है आपको यहां से, क्योंकि ये तो बहुत 2 डायमेंशनल है। आप थोड़ा इमेजिन करेंगे, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो फ्लैटेंड पार्ट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के जब आपका ऑर्बिटल्स है, यहां पर ढूंढे जाने की संभावना 0 है, तो वो कहलाएगा आपका एंगुलर नोड। तो जहां सर्कुलर पार्ट है, स्फेरिकल है, वो है रेडियल नोड, यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और जहां एंगल्स के बेसिस पर है, जो एंगल्स आप देख पा रहे हो, वो है एंगुलर नोड। अच्छा, मैंने आपको ये भी दिखाया है डी वाला, आप देख सकते हो, आपको डी वाले से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। एक मैंने अलग से भी दिखाया है, ये नोडल प्लेन है। तो ये जो नोडल प्लेन होते हैं, इन पर ये फ्लैटेंड सरफेस होती है, जैसे फ्लैट प्लेन बोला गया है, और इन्हीं पर एंगुलर नोड के ढूंढे जाने की संभावना रहती है। तो इस तरह से आपने कंसेप्ट को देखा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको चेक कर पाओगे। मैं हट जाता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपने कंसेप्ट तो समझ लिया, अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस में से हम शॉर्ट ट्रिक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात करी कि रेडियल नोड कैसे पता करेंगे भाई, किसके अंदर कितना है। तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड, एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, हमने लिखा हुआ है n-l-1, ये फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लेंगे। और एंगुलर नोड हमारे पास होता है जितना एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि एल की वैल्यू जितनी होती है उतना ही होता है एंगुलर नोड डी के केसेस में। तो हम लोग इसमें सब में निकाल के देख लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। चलो 4p के केस में देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट जिस शेल में वो है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 4 होगी, क्योंकि यहां पर 4 लिखा हुआ है। अच्छा, एक कंसेप्ट और जानने की जरूरत है यहां पर l की वैल्यू को, कि l की वैल्यू आपकी 0 होगी। 0 किसके लिए होगी, s के लिए होगी। और l की वैल्यू 1 होगी, किसके लिए होगी, p के लिए होगी। और 2 किसके लिए होगी, s p d के लिए होगी। और 3 जो वैल्यू है वो किसके लिए होगी, f के लिए होगी। चलिए अब देखते हैं, इस फॉर्मूले में फिट करते हैं फर्स्ट ऑप्शंस को। मैं लिख लिया यहां पर ए ऑप्शन। तो आपने देखा 4p के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। n की वैल्यू कितनी होगी, n इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया। रखते हैं इस फॉर्मूले में, इक्वल्स टू 4 माइनस l के लिए क्या है, l क्या है, p के लिए कौन सा है, कितना नंबर है, 1 है, तो हम लोग 1 रखते हैं। माइनस के 1 तो आपके पास कितना आ गया, 4 माइनस के 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। हाँ ठीक है, 2 की वैल्यू आ गई। इसके लिए कौन सा नोड आया, ये नोड आया रेडियल नोड। अब इसके एंगुलर नोड निकालते हैं। तो l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू तो इसमें क्या है, p है, तो p के लिए कितनी होगी, l की वैल्यू 1 होगी। तो 1 क्या हो गया, इसके लिए एंगुलर नोड हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है कि रेडियल भी 2 होने चाहिए और एंगुलर भी 2 होने चाहिए। तो इसमें रेडियल तो 2 हैं लेकिन एंगुलर तो 1 है यहां पर, तो हमारा ऑप्शन हो गया ये गलत, हमें ये वाला ऑप्शन नहीं होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन बी को जरा चेक करते हैं हम लोग। बी को चेक करते हैं, 4D। तो हमने लिखा यहां पर 4D, चेक करते हैं। चलिए 4 के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो n इक्वल्स टू फिर से 4 हो गया। जब ये n इक्वल्स टू 4 हो गया तो नंबर तो ऑब्वियसली इतना ही आएगा, यानी कि हमारे पास जो रेडियल नोड है, हमारे पास रेडियल नोड तो आ रहा होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 4 है, तो 4 के केसेस में आपने लिखा यहां पर रेडियल नोड। कैसे चेक करते हैं इस फॉर्मूले में, ये रखा हमने 4 माइनस के L इस बार क्या है, D है, तो D के लिए कितना होता है 2, तो माइनस के 2 यहां पे कितना लिखा माइनस के 1, तो कितना हो गया 4 माइनस के 3 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहीं पर रेडियल नोड कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। 4 देख के आप ये एग्जैक्टली मत लिख देना, क्योंकि इसमें वैल्यू तो D है ना, तो D तो चेंज होगी L के अकॉर्डिंगली, तो 1 आ गया। तो यानी कि हमें तो दोनों ऐसे ढूंढने हैं जिसके अंदर रेडियल बिट 2 हो और एंगुलर बिट 2 हो। तो 2 इसके पास रेडियल नहीं है, इसके पास रेडियल 1 है, तो यानी कि बच्चे ये वाला कुछ आंसर भी आपका कट गया, बी नहीं होगा। सी वाले को चेक कर लेते हैं भाई, 5D हम चेक करते हैं, फॉर्मूले में फिट करते हैं इसी वाले में। तो n की वैल्यू इस बार हो गई 5, तो हमने चेक किया, यहां पे रखा वैल्यू को 5 माइनस के L कितना है भाई, L कितना है D के लिए क्या लिखा है वैल्यू 2, तो यहां पर लिख लिया हमने 2, और यहां पर कितना है वैल्यू हमारे पास माइनस के 1, तो ये हो गया 5 माइनस के 3, 5 में से 3 गया कितना हो गया 2 हो गया। सही बात है, रेडियल नोड 2 आ गया। एंगुलर नोड चेक करते हैं, तो L की वैल्यू कितनी दी गई है इसमें D, और D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यानी कि हमने ये 3 नहीं है ये 2 है, ये 3 जाएगा 5 में से 2 बचेगा। तो आप ये देख सकते हो इसमें रेडियल नोड भी 2 है और एंगुलर नोड भी 2 है, तो 2:2 का रेशियो है, यानी कि यही पूछा गया था कि जिसके अंदर आपका रेडियल नोड भी 2 हो और एंगल नोड भी हो, यानी कि कौन सा आंसर हो गया 5D आपका आंसर हो गया। एक एक सॉल्यूशन को आप देखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशंस पे चलते हैं, ये मैंने आपको समझा ही दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपको पढ़ते के साथ खुद ट्राई करने की कोशिश भी करनी है, तभी आपको समझ में आएगा आपके कंसेप्ट कितने बढ़िया से अच्छे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D1 के लिए यानी कि D में कितने होते हैं, D में ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5। कौन कौन से मैं अभी आपको दिखा के भी आया हूं, DXY, ये इस तरह से हमने सबको दिखाया था, मैंने शेप आप देख भी सकते हो, ये वाली स्लाइड में मैं दिखाया था। तो D में आपके पास हमारे पास इतने हैं और ये कितना दिया गया 1 दिया गया है। अब यहां देखिए, जब किसी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट को निकालते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो टर्म सिंबल से दिया गया है। तो 1 के केस में S की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ग्राउंड स्टेट के लिए कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कैसे होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल, हमारे पास क्या होता है 2s + 1, 2s + 1 से निकालते हैं, जितनी वैल्यू आ रही होगी उतना ही उसका आंसर होगा। कैसे, s कितना है वैल्यू 1/2, इस फॉर्मूले में रखते हैं। ये कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए। 2 × s की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ये हो गया +1, 2 से 2 चला गया, कितना हो गया आपके पास 1 + के 1 कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। किसके लिए पूछा गया था D के लिए, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी ग्राउंड स्टेट की वो कितनी होगी D2 होगी। आंसर कौन सा हो गया A हो गया। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट और याद रखेंगे, आपसे ये पूछ लिया गया, आपसे टर्म सिंबल भी पूछ सकता है, तो हमें इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन को भी तैयार रखना है। कंसेप्ट टर्म सिंबल, तो टर्म सिंबल में क्या चीजें होती है, 3 चीजें आती हैं, आपको ये चीजें पता होंगी। कौन सी, J, ये कौन सी क्वेश्चन से दिया गया LS कपलिंग के कंसेप्ट से पूछ सकता है। तो J होता है एक, दूसरा होता है S और तीसरा होता है L। J को क्या बोलते हैं, J को हम बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। S को क्या बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। J को क्या बोला टोटल एंगुलर मोमेंटम, और S को क्या बोला स्पिन एंगुलर मोमेंटम। L को क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इन चीजों से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे, J की वैल्यू सबसे ज्यादा पूछता है टर्म सिंगल में, तो J की वैल्यू को कैलकुलेट करने का, ये तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए आ गया ग्राउंड स्टेट का क्वेश्चन तो सोल्व हो गया।
लेकिन दूसरा बता रहा हूं कि ये देखो, आप क्वेश्चन देख सकते हो, सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। ऑब्वियसली यूपीपीएससी करवा रहा है, तो यूपीपीएससी के ही लेवल पे हमें जाना भी पड़ेगा, उसी तरीके से सोल्व भी करना पड़ेगा। तो जे की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया, जे की वैल्यू पूछ सकता है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि आगे क्वेश्चन में मैंने देखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, L प्लस से S की से लेके वैल्यू 2 होती है L माइनस के S तक हम लोग जाते हैं J की वैल्यू को निकालने के लिए, उसी के अकॉर्डिंगली हमने रखना होता है। तो इस फॉर्मूले को तो आप याद रखेंगे, साथ में J निकालने का ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। क्वेश्चन आएगा तो और मैं क्वेश्चन को बढ़िया समझाऊंगा इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया, ये वाला तो हमारे पास हो गया, शायद रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयन बिकॉज, किसकी वजह से कलर्ड आयन दिखाता है। तो मैंने आपको बताया था कि कलर्ड आयन होता क्यों है। हमने वैसे तो बात करी थी कि जब भी डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होती हैं, तो आपके पास जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो रही होती है, एक सेकंड हम इसको सही कर लेते हैं। तो डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट होती है तो हमने बात करी थी कि इस तरह से वो स्प्लिट होती हैं, चाहे वो टेट्राहाइड्रल का केस हो या ऑक्टाहाइड्रल का, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेक कर लेंगे। आप किसी को भी मान सकते हो अभी। तो मैंने आपको बताया 2 ऑक्टाहाइड्रल केस है ऑब्वियसली। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जैसे कि ग्राउंड स्टेट में है और होना चाहिए अनपेयर्ड, तो जब हम लोग लाइट देते हैं, लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, तो ये ट्रांजिट होके एक डी ऑर्बिटल से दूसरी डी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया था, ये स्प्लिट है 2 में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया। ये हुआ क्या, डी से कहां चला गया, डी में चला गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसकी वजह से कलर शो होता है। जिस वेवलेंथ से वो गुजरेगा उसी की वेवलेंथ का कलर वो वहां से दिखाएगा, जो एब्जॉर्ब करेगा उसका अपोजिट वाला कलर दिखाएगा। तो डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। एक चीज और याद रखनी है, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसके अंदर डी डी ट्रांजिशन होगी ही नहीं, और डी डी ट्रांजिशन नहीं होगी जिसकी वजह से कलर भी शो नहीं होगा। तो हमारे पास ढूंढना है ऑप्शन डी डी ट्रांजिशन वाला, दे ऑब्जर्व सम एनर्जी फॉर डी डी ट्रांजिशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि डी डी ट्रांजिशन हमारा हो रहा है लाइट के केसेस में, सारे मॉलिक्यूल में ऐसा ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट कलर्ड। फिर से कलर का कंपोनेंट हमारे पास आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इज नॉट कलर्ड पूछा है, सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना, क्योंकि बच्चे जनरली जब एग्जाम में देखते हैं तो नोट पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। एक क्वेश्चंस गलत होने का मतलब आप बहुत सारे अभ्यर्थियों से पीछे हो जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंपटीशन है, एक ही क्वेश्चंस आपको आगे लेके जाता है, सिलेक्शन दिलाता है या आपको सिलेक्शन से बाहर करता है। तो हमें नॉट कलर्ड है, नॉट कलर्ड मैंने बोला उसके अंदर नहीं होगा जिसके अंदर डी में या तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो, या फिर डी में इलेक्ट्रॉन हो तो सारे के सारे पेयर्ड हो। तो हमें यानी कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, पहला केस है, ए का केस है, TiO2 का केस है। तो TiO2 में हमें वो निकालना है कि Ti के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आपने देखा ये कितना हो गया, Ti का पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, ये X हो गई, ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है -2, तो कितना हो गया 2 2 4, तो कितना आ गया -4 = 0, तो X = कितना आ गया आपका +4। तो Ti से आप इलेक्ट्रॉन को निकालो, Ti पर चार्ज कितना आएगा, +4 आएगा। तो Ti +4 में इलेक्ट्रॉन्स निकालो। आपको मालूम है Ti पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालें कितना होता है, तो हमारे पास होता है 22। मुझे कैसे पता चला 22? मैंने इस टेबल को जो रेगुलर क्लासेस है उसमें बताया था, हमने इससे याद करने की ट्रिक भी सीखी थी। क्या सीखी थी, सुनो टीवी को मत फेंको नी कूजी। तो मैंने बोला था आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से गिनोगे 10 तक उंगलियों पे नंबर आएंगे। तो ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, 10 एलिमेंट आपको याद रखने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को करने के लिए। तो ये आप जब तक ये याद नहीं रखोगे तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आई होप ये आज नोट्स आपके पास प्रोवाइड मिल जाएंगे, तो जो जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा हुआ है।
ठीक है, तो अब हमने टाइटेनियम था, टाइटेनियम का 22 है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? AR, यहां लिखते हैं हम लोग 3Ds इन सब के लिए, और 4s। मैंने बताया था 4 में s में 2 तो जाते ही हैं, यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 लिखा है तो यहां पर भी 2 जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? हमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हमने देखा 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 यहां से निकालेंगे और 2 यहां से, तो Ti+4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? आपका AR आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, क्योंकि AR में तो सब पेयर्ड है, तो जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो DD ट्रांजिशन भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये वाला कर लिया हमने। अब ये थोड़ा सा लेट क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मैं स्लो कंसेप्ट को समझा रहा हूं, लेकिन ऑप्शंस वहां पर तो बहुत टाइम का प्रॉब्लम रहता है, तो कंपटीशन में तो आपको तुरंत इसको सोल्व करना है। तो आप जब स्किल्ड हो जाओगे तो, और जो स्किल्ड है आप लोगों में से, वो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे भी रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Which one of the following complex ion does not have d electron in central atom? फिर से वही निकालना है कि d इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है। तो निकालने के लिए हमें वही चेक करना पड़ेगा कि मेटल वाल हमारे पास कितना चार्ज आ रहा है। तो A लेते हैं हम लोग, A लिया, MnO4 चार्ज है माइनस का। कैसे निकालते हैं? मेटल का ही निकालना है। तो मेटल कौन है इसके अंदर? मैंने आपको बताया था, जैसे ही ब्रैकेट शुरू होता है, और ब्रैकेट शुरू होने के पहला आइटम जो होता है वो ही क्या है? मेटल है। तो मेटल की जगह हम लोग क्या रख देंगे? X। ऑक्सीजन पे मैंने बताया -2 चार्ज होता है, सब जानते ही हैं। 4 2 -8 इक्वल्स टू आ गया -1। तो आपने X निकाला, कितना आ गया X पर? +7 आ गया, आपने देखा। अब यानी कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Mn का कितना होता है एटॉमिक नंबर? देखो लिखा हुआ है कितना? 25 आपने लिखा 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR मैंने बोला सेम रहेगा, 3D और 4s पर 2 रहेगा। यहां पर जो भी लास्ट में लिखा है वो यहां लिख दो, Cr और Cu को छोड़ के बस 5। कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है? 7। तो Mn पर ले जाओ +7 इक्वल्स टू, ये क्या आ गया आपके पास? AR। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो किसके पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है? इसके पास डी में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? पहला ही हो गया ऑप्शंस, पहला ऑप्शन हो गया। हालांकि जब आप स्किल्ड हो जाओगे तो आप देख के डायरेक्टली बता सकते हो। CO 27 है, ये NH3 का 0 होता है। मैं सबका बता देता हूं आपको, NH3 का जो होता है 0 होता है, तो 6 से 0 जाओगे तो CO पर कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ऐसे CN पर कितना चार्ज होता है? -1, तो ये -6 होगा, फिर इधर जाएगा तो यहां से 3 घट जाएंगे, तो 3 बचेगा, तो Fe+3 आएगा। ऐसे CR है, ये H2O का 0 होता है, तो CR पर कितना चार्ज आएगा? +3 चार्ज आएगा। तो हम लोग इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following complex ion has no d इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सेंट्रल? ये रिपीट हो गया कि हम लोग चेक कर लेते हैं जरा। MnNH3, Mn नहीं, ये दूसरा वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके चेक कर लेते हैं इसको भी। Which of the following complex ion has no d इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सेंट्रल मेटल एटम? जिसके पास d के पास नहीं है उसी के बारे में पूछा गया है। UPPSC का प्री का क्वेश्चन है, 2001 में आया हुआ है। देख लेते हैं। ए का सेम है, CONH3 का होल 6+3। सबसे पहले आपको निकालना है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ब्रैकेट शुरू होते ही पहला वर्ड जो है वो क्या कहलाएगा? आपका मेटल कहलाएगा। जिसको निकालना होता है उसकी जगह X रखा, और आपने कर दिया प्लस, और C हो गया आपके पास प्लस NH3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? एक तो H2O न्यूट्रल होता है, एक आपके पास EN EDTA यानी कि EN वाला जो है इथेन 1,2 डायमाइन वाला, और एक NH3 जो है वो आपके पास न्यूट्रल रहता है। तो इसलिए इनकी वैल्यू 0 होती है, तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। इक्वल्स टू हो गया +3, तो X की वैल्यू आ गई आपके पास +3 वैल्यू आपके पास X की आ गई है। अच्छा, X की +3 आ गई तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो अब CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दिखाया था कि एटॉमिक नंबर देखो, आप देख सकते हो CO का कितना है? 27 है। तो आप देख पा रहे होंगे, आपको रटा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 27 आपने लिखा, AR वैसा ही सेम AR, और 3D 4s। तो मैंने बोला कि 4s में 2 आएगा, यहां पे लास्ट में जो भी लिखा हुआ है वो D में लगा दो 7। कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? लगाने हैं 3 हटाने हैं, तो CO क्या आ गया? +3 आ गया। CO +3 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, एक यहां से गया, तो ये आ गया AR 3D 6 आ गया, 3D 6। तो D में कितने आ रहे हैं? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि ये वाला तो नहीं है ऑप्शन, ये तो कट गया। ठीक है, नेक्स्ट को चेक करते हैं, B वाले को चेक करते हैं। आप सोच रहे थे हर बार A आ रहा था तो इसमें भी A आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये सेट नहीं किए हुए हैं। CR हमने लिया, O4
-2। Cr ब्रैकेट शुरू होते ही पहला मेटल ही है, इसकी जगह x रख दिया। O का कितना होता है -k2, 4 2 -k8 इक्वल्स टू कितना आ गया -k2। x की वैल्यू कितनी आ गई +k6 आ गई। तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। Cr का कितना होता है 24, एटॉमिक नंबर आपने देख लिया होगा पीछे Ar3d4s। अब इसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट होता है, मैंने जैसे बताया था CrOCu में थोड़ा एक्सेप्शन रहता है। तो यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 5 आते हैं। तो हमें कितना हटाना है, यहाँ पे 6 हटाने हैं। तो Cr+6 हटाए आपने, तो कहाँ से हटेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हटेगा और 5 यहाँ से हटेंगे, तो 6 निकल गया। तो Ar आपके पास रह गया। तो Ar के पास डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही पूछा गया था। तो बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा ढूंढना है जो पैरामैग्नेटिक भी हो और उसके बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम 2। तो मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है। एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हम तब देखते हैं, पैरामैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय प्रभाव उसके अंदर है। जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, यानी कि वो उतना ज्यादा ही चुंबकीय होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा दिखाएगा। और जिसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं वो होगा डायमैग्नेटिक, यानी कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि चुंबकीय इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो हमें ये चेक करना है, पैरामैग्नेटिक चेक करना है। पहले तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और दूसरा उसके अंदर कितने अनपेयर्ड होना चाहिए, 2 अनपेयर्ड होने चाहिए। चलो भाई चेक करते हैं। पहला ए हमारे पास ये है K3CrCn का होल 6। हमने इसको चेक करने की कोशिश की, चेक किया हमने। तो हमने देखने की कोशिश की यहां से Cr हमने चेक किया, तो K का रखा आपने +3 और प्लस के आपको Cr का निकालना है। तो ये हो गया x, ये हो गया -k6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि Cn का -1 रहता है। इसमें से गया तो x -k3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +k3 आ गई। ठीक है, हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं आगे। अब हमने चेक किया Cr का, तो आपने Cr का लिखा 24 आ गया, और 24 का मतलब हो गया कि ये Ar और 3d 5 रहता है और 4s 1 रहता है। Cr से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 हटाने हैं। Cr + 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो आपके पास Ar आ गया, और ये आ गया 3d, 1 यहां से गया, 2 यहां से गए, तो आपके पास 3d 3 रह गए, 4s 0 आ गया। अब d में आपने देखा, d को आपने देखने की कोशिश करी, 1 2 3 4 5, डी में कितने हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से आपने देखा। अब उसने बोला है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको, अब हमें देखना कैसे है, वीबीटी के अकॉर्डिंगली हमें चेक करना होगा। वीबीटी के अकॉर्डिंगली कैसे चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि इससे आप लगातार सोल्व करोगे इसी कंसेप्ट को देख के इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपको कुछ आंसर नहीं मिलेगा। जैसे कि आप बी वाला चेक कर लीजिए, जरा बी वाले को चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है K4CrCn का होल 6, तो आपके पास हो गया +k4 +kx हो गया, ये -k6 इक्वल्स टू 0 आ गया, x इक्वल्स टू आ गया आपके पास +k2 आ गया। तो इस बार आपके पास Cr की जो वैल्यू आई है यहाँ पर Cr Ar आ गया, और आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, तो 3d आपके पास हो गया 4 हो गया, 3d 4, और 4s 0 रह गया। तो आपने देखा d 1 2 3 4 5, तो आपने भरा इसको, ये s हो गया 1 2 3 4, s में 0 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब करना कैसे, आपको कंसेप्ट लगेगा वीबीटी का, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कैसे कंसेप्ट लगेगा, हमें ये मॉलिक्यूल को बनाना होगा। Cn को कितने फिल करने हैं, 6 फिल करने हैं, जैसे कि पहले वाले में Cn 6 है। तो पहले आप ये चेक करिए कि जो Cn है, जो लिगेंड है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड मैंने बताया था कि ब्रैकेट शुरू होता ही जो मेटल है, अब मेटल के बाद जो भी कुछ बच गया है ब्रैकेट बंद होने तक, वो सब लिगेंड ही कहलाता है। लिगेंड आपके 2 टाइप के होते हैं, एक है आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक है वीक फील्ड लिगेंड। कैसे पता चलेगा यार कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड लिगेंड है, ये बड़ा चक्कर है हमारे पास। तो हम लोग चेक कर लेते हैं जरा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई भी है, आप चेक कर सकते हो। कैसे आप चेक कर सकते हो, आई बर्बादी सनी कल से फरार ओ ऑक्सिलेटो C2O4 ओ ऑक्सिलेटो पानी में नशा NCS
नशा, आई बर्बादी सनी कल से फरार, ओ ऑक्सिलेटो पानी में नशा, EDTA NH3 इन कनाडा कोलंबो। अब आप वैलेंसी तो चेक कर ही लोगे इसकी। आई पर चार्ज जैसे कि माइनस होता है, Br पर माइनस होता है, SCN पर माइनस है, इस पर -2 है, इस पर माइनस है, OH पर माइनस है, इस पर -2 है, CN। आप ये तो चेक कर ही लोगे, आपको मालूम ही है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आप सबने पढ़ी हुई है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये ट्रिक्स जो है का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, आप में से यहाँ से उठा के फिर आप इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे टीचर्स ऐसा कर देते हैं। तो ये आपके लिए हेल्प के लिए, और किसी को डिलीवर करते हो तो अच्छी बात ये कि आप सिखा ही रहे हो। तो मेरा कभी ऐसा कंसर्न नहीं रहता कि हाँ ये यहाँ से चोरी है। भाई आप अगर यहाँ से ले भी रहे हो या कहीं से भी कोई भी चैनल ले रहा है, तो आप ऑब्वियसली अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हेल्प करोगे। तो सोसाइटी को जितना एजुकेटेड किया जाए उतना ही आपके लिए बढ़िया है, और उतना ही हमारे लिए बढ़िया है, तभी तो एजुकेशन बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य तो अल्टीमेटली यही है कि सोसाइटी की वेलफेयर करना। इसलिए तो हम टीचर हैं, और इसलिए तो आप तैयारी कर रहे हो, इसलिए तो आप भी टीचर हैं। टीचर में कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हमने ये देखा कि ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब आई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Br है, Br से ज्यादा SCN है, SCN से ज्यादा Cl है। इस तरीके से इसका आपका एक्टिविटी बढ़ती जाती है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है आपका CO, कार्बोनाइल जिसको हम बोलते हैं। तो हमें कहां था देखना है, H2O तक ये वीक फील्ड लिगेंड रहते हैं। ये सब है आपके पास वीक फील्ड लिगेंड, और इसके बाद में हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हमारे पास जो कंसेप्ट था वो CN का था। तो आप देख सकते हो CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब इससे होगा क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग करता है, यानी कि लिगेंड्स को, इलेक्ट्रॉन्स को आपस में पेयर्ड कर लेगा, लिगेंड्स के लिए जगह बनाएगा आगे उसको फिल करने के लिए। तो ये पेयर अप करता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, कौन है, H2O तक, सबके सब वीक फील्ड है। ये भी वीक फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड है, और ये भी वीक फील्ड है, ये भी वीक फील्ड है। तो ये पेयरिंग नहीं करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपना, ये वाला हम लोग सोल्व कर रहे थे। तो यहां पर क्या है, CN है। CN कैसा है आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये पेयर बनाएगा। अब ये पेयर बनाएगा, पेयर यहां पे तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि CN को जगह चाहिए होती है 6 है, और 6 के केस में 2 होते हैं केस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में 2 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक तो होता है D2sp3 का केस, और एक केस होता है sp3d2 का केस। तो हमें दोनों में दी के 2 ही ऑर्बिटल चाहिए। तो दोनों ऑर्बिटल तो खाली है, ये वाला ऑर्बिटल भी खाली है, ये भी ऑर्बिटल खाली है। तो जब ऑर्बिटल खाली है तो ये पेयरिंग करके एनर्जी वेस्ट क्यों करेगा, तो इसमें तो पेयरिंग होगी नहीं। तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब ये जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, लेकिन हमें कितने ढूंढने थे, 2। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट तो दिखाएगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक तो होगा, लेकिन हमारी जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि उसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 3 नहीं चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो इससे कट गया। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं। तो यहां पर CN6 भरना है, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड ही है क्योंकि CN है, तो ये पेयरिंग होगी। अब हमें D का एक चाहिए, क्योंकि हमें तो एक ही ऑर्बिटल चाहिए भाई, दूसरा चाहिए नहीं हमें। क्यों, क्योंकि यहां लिखा है D2sp3 चाहिए, तो D2sp3 के लिए 2 D ऑर्बिटल चाहिए। तो अब पेयरिंग होगी इसके अंदर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन खाली करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में पेयरिंग की वजह से क्या हुआ, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब इसके लिए जगह हो गई CN के लिए, ये भी जगह हो गई CN के लिए, और यहां पर आगे P भी था, जरूरत पड़ी हमें। कितने भरने होंगे इसको, कितने भरने, 6 भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, D2sp3। और हमारे पास ये फुलफिल भी होगी कंडीशन इसके लिए अकॉर्डिंगली। कैसे, ये पैरामैग्नेटिक तो है, क्यों है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और साथ साथ इसके बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारे पास B ऑप्शन सही हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी का आप C और D भी निकाल के देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, हमें ढूंढना है कि इसमें से कलरलेस कौन है। फिर से वही सेम है, कलरलेस वो होगा जिसके मेटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, जिसकी वजह से वो DD ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, TiCl3 के केस में हम चेक करते हैं। तो हमारे पास इसमें X की वैल्यू कितनी आ रही होगी, X है,
माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितनी आ रही है आपके पास +3 आ रही है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 22 होता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाला, कितना होता है Ar 3d4s 4s2 3d2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, लेकिन टाइटेनियम का कितना निकालना है आपको +3 निकालना है। +3 निकाला, +3 निकालने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, तो ये बचा Ar 3d1। तो डी में साहब एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड है तो कलरफुल दिखाएगा, लेकिन हमें तो ढूंढना है कलरलेस। याद रखना इस वर्ल्ड को, कलरलेस। कलर देखते ही बहुत बच्चे बोर आ जाते हैं भाई, और वो डायरेक्टली वही क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं और पहले पे ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। तो ये तो कलरफुल होगा, हमें कलरलेस ढूंढना है, तो ए वाला ऑप्शन तुम्हारा कट गया साहब। फिर चलते हैं हम लोग दूसरे बी की तरफ चलते हैं। तो बी वाले को देखते हैं, TiCl4 सेम इसी की तरह निकाला। इसमें आप निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी +4 आएगी। तो आपने चेक किया, टाइटेनियम का डायरेक्टली मैं कर देता हूं 4। जब आप 4 निकालोगे 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, 2 यहां से निकलेंगे, तो कितना आ गया Ar। तो इसके अंदर कोई भी डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से कलर ट्रांजिशन नहीं शो करेगा, और हमारे पास यही ऑप्शन हो जाएगा, ये होगा रंगहीन यानी कि कलरलेस। आई होप आपको बढ़िया समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैच करना है। मैच करने के लिए बोल रहा है कि भैया इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो किसी एक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो, हमें सबका करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा ऑप्शन आता है कि भाई ए में भी, कई बार आता है ऐसा कि ए में भी सेम है, बी में भी सेम है, सी में भी सेम है, तो आप उसको ढूंढो जिसके अंदर डिफरेंट दिया गया है, क्योंकि हमें टाइम वहां सेव करना है। कंपटीशन का मतलब यही है कि आपको एक्यूरेसी और टाइमिंग तीनों चीजों का कंसेप्ट होता है। एक तो कंसेप्ट हो आपके बेसिक बढ़िया, एक एक्यूरेसी हो, और आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को लगाना आता हो। 3 चीजें हैं अगर हैं तो आपको कंपटीशन को क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम चेक कर लेते हैं पहले वाले में, इसमें सब में अलग है। निकाला इसके लिए x हो गया -6 इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू आ गया आपके पास +2 आ गया। आपने चेक किया Fe का कितना होता है 26। आपने चेक किया Ar 3d6 4s2। Fe पर कितना करना है आपको +2 करना है, तो आपके पास आ गया Ar 3d6 4s0। अब आपके पास 4p भी है, अगर आपके पास प्रेजेंट है, जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। हाँ ऑब्वियसली 0 है इसके अंदर। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को पेयर निकालने के लिए VBT थ्योरी को लगाना होगा, वही सेम चीजें हैं जैसे कि CN कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो होगा D2 sp3 या होगा sp3 D2। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। D में 5 1 2 3 4 5 ये S है, और ये हमारे पास दिया गया है P 1 2 3। B में कितने हैं 6 1 2 3 4 5 और एक 6। अब हमने देखा केस लिगेंड क्या दिया गया है, CN दिया गया है। CN मैंने आपको दिखाया था अभी, आप देख सकते हो CN को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंगली, जो फोटोकेमिकल सीरीज है हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल। CN कैसा है आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए कैसा होगा हमारे पास पेयर्ड होंगे, तो इसको पेयर करवाना पड़ेगा। तो पेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 तो हैं, ये तो ऑब्वियसली पेयर्ड है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से उठ के आएगा और इसके साथ पेयर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है ही, ये गया यहाँ पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया पूरा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ये S रहा और ये हमारे पास P रहा। तो हमने देखा यहाँ पर क्या आ गया, एक CN आ गया, CN ने बना लिया CN, यहाँ पर भी CN 2 3 4 5 और एक 6। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं है, 0 है। तो ए का आंसर क्या हो गया, देखो 0 किसके लिए आ रहा है, 0 आ रहा है आपके पास 2 के लिए, तो हमारे पास हो गया यानी कि 2A के लिए हो गया। अब A के लिए 2 में भी दे रखे हैं 2, या तो B हो सकता है D हो सकता है, तो भाई एक हमें और निकालना पड़ेगा, तो एक निकालना पड़ेगा B के लिए, और निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं। तो B का केस हमें दिया गया FeF6, चलिए FeF6, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, FeF6, और इस पर चार्ज हमारे पास दिया गया है FeF6 -3 चार्ज है, -3। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x -6 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, +3 आ गया। हम Fe का निकालते हैं फिर से, कितना होता है 26। हमने चेक किया Ar 3d6
और 4s2। कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालना है? 3 निकालने हैं। फिर से हमने 3 निकाला। एक पैटर्न को समझिए बस आप, बाकी तो जंग 2 यहां से निकला, 1 यहां से निकला, तो ये हो गया AR 3D5, और क्योंकि 2 यहां से निकले 1 यहां से निकली, 4s0। जरूरत पड़ेगी तो 4p है, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं है। हमने देखना शुरू किया, चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास D हमने चेक किया 5 में, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, ये S है और P में भी 0 है, तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो P भी लेंगे। 1 2 3। D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5। हम लोग चेक करते थे F क्या है? हेलोजन है। आपने देखा होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में F जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो एक वीक फील्ड लिगेंड है तो हम लोग D का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम D को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एक तो आएगा F यहाँ पर 1 आएगा, दूसरा यहाँ पर 2, एक आएगा 3 और एक आएगा 4, अभी बाकी है। तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा 4, आगे 3D है, 4s है, 4p है, 4d भी है, 4d का इस्तेमाल करना पड़ेगा आगे। हमने इस्तेमाल किया 1 2 3 4 5, एक F यहाँ आ गया 5 और एक आ गया 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास हो गया sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। तो हमने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, तो यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए? 5 के 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए। यानी कि हमारे पास जो केस है बी का, वो देख लेते हैं। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ए का तो हमारे पास 2 आया था और बी वाला हमारे पास है 5 किस में दे रखा है? 4th में दे रखा है। तो हम चले आते हैं, ये हो गया हमारे पास 4th वाला, ठीक है। तो ए का सेकंड है, ए का सेकंड, और बी का क्या है? 4th है। तो ए का सेकंड और बी का 4th कौन सा मिल रहा है आपका? ऑप्शन मिल रहा है बी। तो बी इज द राइट आंसर। बी हमारे पास क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आप और भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें तो कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे जाना है, तो जल्दी से इसको करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस सवाल में पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते ही हो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स हो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वर्नर ने दिया है। तो वर्नर ने क्या बताया था कि भैया वैलेंसी आपकी जो है, वैलेंसी 2 टाइप की है। एक वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी और एक वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वही बताती है आपको, किसके बारे में बताती है? सेकेंडरी वैलेंसी या सेकेंडरी लिंकेज, जो बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को ही बेसिकली हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, जितने लिगेंड बॉन्ड बना रहा होगा। तो देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और बाकी ऑक्सीडेशन नंबर तो मैं निकालते हुए दिखा ही रहा हूं आपको। तो हमारे पास जो है वो है K3 और CrC2O4 का होल थ्राइस। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक C2O4 कितने बॉन्ड बनाता है? C2O4 की स्ट्रक्चर होती है COO- और COO-। आप देख पा रहे होंगे C2O4 C2O4 कितने चार्ज है? 2, यानी कि 2 बॉन्ड बनाता है। एक तो 3 कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका? 6 हो गया। अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कैसे निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर? इस K की वैल्यू रखो, यहाँ पर कितनी होगी? +3 प्लस हमें मेटल का निकालना X, ये कितना हो गया? -K2 हो गया, -K6 = 0, कोई चार्ज नहीं है। 6 में से 3 गया तो X -K3 = 0, तो X = कितना गया? 3। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3। 6 और 3 कौन सा है? बी वाला। बी इज द राइट ऑप्शन। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट में इसके क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुए, हमें पूरी तैयारी करनी है, पूरे कंसेप्ट लेके आने हैं। क्वेश्चंस मैं बहुत करा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।